डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लाइन है वो ये कहती है कि सबसे पहले जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है वो एक्ट नंबर 14 था, 1859 था। ठीक है, जब ये पहली बार बनाया उस टाइम इसका जो इन्फोर्समेंट था वो 1862 में हुआ था और उस टाइम उसको इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहते थे, लेकिन आज ये ओनली लिमिटेशन एक्ट है। ठीक है, ये ड्राफ्ट किसने किया, किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर हुआ? ये था थर्ड लॉ कमीशन। सबसे पहले 1859, फिर उसके बाद 1871, फिर 1877, फिर उसके बाद 1908 और अभी जो है वो है एक्ट नंबर 36 1963। ठीक है, 1859, 1871, 1877, 1908 और अभी क्या है 1963। नेक्स्ट जो प्रियम्बल है, इसकी प्रियम्बल में कंसोलिडेट एंड अमेंड डाला वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और जो असेंट डेट है उसकी 5 अक्टूबर 1963 है और जो कमेंसमेंट हुआ है वो 1/1/1964 को हुआ है। टोटल चैप्टर इसमें 5 हैं, टोटल सेक्शन इसमें 31 हैं और टोटल आर्टिकल्स जो हैं, जो बाद में शेड्यूल दे रखे उसमें आर्टिकल्स हैं वो 137 हैं। जो शेड्यूल है वो टोटल 1 है और इस शेड्यूल में जो डिवीज़न हैं वो टोटल 3 हैं। तो लास्ट में जो टाइम पीरियड दे रखा है वो जितने भी किसी में 30 डेज, 12 ईयर्स, 30 ईयर्स, उसमें टोटल 3 डिवीजन्स हैं। इसमें जो 137 आर्टिकल्स हैं उसमें कितने डिवीज़न हैं? 3 डिवीजन्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, जो पहला डिवीज़न है उसका हेडिंग क्या है? सूट्स, यानी कि रिलेटेड टू सूट। जो भी टाइम वहाँ दे रखा है वो टाइम लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 4 से लेकर 24 में जो टाइम है उसमें जो एक्सक्लूजन है, इंक्लूड द टाइम है, ठीक है, वो सारा मिलाकर एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद जो सेकंड डिवीज़न है इसमें वो है अपील से रिलेटेड। ठीक है, और आर्टिकल 114 से लेकर 117 तक है और जो थर्ड डिवीज़न है वो है एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो 118 से 137 आर्टिकल तक है। ठीक है, अच्छा जी, प्रीएम्बल में कंसोलिडेट एंड अमेंड वर्ड यूज किए गए हैं। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, इट इज़ टू क्वाइट लॉन्ग पोजीशन एंड एक्सटिंग्विश स्टेल डिमांड, यानी जो भी बहुत पुराना हो जाता है उसको रोक देता है। भाई इतना टाइम आपके पास था, विद इन टाइम आपको कोर्ट में आना चाहिए था, यदि आप नहीं आते हो तो बार ऑफ लिमिटेशन हो जाएगा। फिर इसका नेचर रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा, ये एक एग्जॉस्टिव लॉ है। ठीक है, उसके बाद विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सविएनेंट, ये एक इम्पोर्टेंट लैटिन मैगजिम है इसमें। ठीक है, लॉ असिस्ट ओनली दोज हु आर विजिलेंट एंड नोट दोज हु स्लीप ओवर देयर राइट्स। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ लिमिटेशन बार्स द जुडिशियल रेमेडी बट नोट सबस्टेंटिव राइट इटसेल्फ एंड कंटिन्यू टू बी अवेलेबल इन अदर वेज। ठीक है, अच्छा, ये एक जनरल रूल है और जो सेक्शन 3 के साथ रीड किया जाता है, मेंस में भी ये लिखी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो अप्लीकेंट वर्ड है वो 2A में डिफाइन किया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ए हुंडी एंड ए चेक इंक्लूड है। लिमिटेशन रेमेडी को बार करता है, जनरल रूल है, राइट को बार नहीं करता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ईजमेंट राइट डज नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो ईजमेंट का राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता है।
जो लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई द एजुकेशन प्रोसीडिंग। जो सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट है वो एजुकेशन प्रोसीडिंग पर अप्लीकेबल नहीं होती है, सूट अपील एंड अप्लीकेशन पर लागू होती है। सेक्शन 3 द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन सुओ मोटो इवन व्हेन डिफेंडेंट हैज़ नॉट टेकन एन ऑब्जेक्शन ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 बताता है कि कोर्ट की मैंडेटरी ड्यूटी है कि यदि बार ऑफ लिमिटेशन है तो उस सूट को डिसमिस करेगा। डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन नहीं भी उठाए तो भी कोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट ए सूट इज इंस्टीट्यूटेड। भाई कोई भी सूट कब इंस्टीट्यूट किया गया है ये माना जाएगा यदि कोई ऑर्डिनरी सूट है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी सूट जिस दिन प्लेंट प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है, और यदि कोई एप्लीकेशन है एज ए पापर यानी गरीब पर्सन है और लीगल एड चाहिए उसे, तो वो जिस दिन एप्लीकेशन लगाता है ना कोर्ट में कि मैं एक गरीब आदमी हूँ मुझे लीगल एड दी जाए, उसी दिन से उस पर्सन से रिलेटेड जो सूट है वो इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यदि कंपनी से रिलेटेड कोई केस है और वो वोंड अप कोर्ट ने किया है तो उस दिन माना जाएगा जिस दिन क्लेमेंट ने फर्स्ट टाइम अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजा था। सेक्शन 3 मैंडेटरी है। जो सेक्शन 3 है इसमें ए सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन द प्ली ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड सच सूट शैल बी डिसमिस्ड आफ्टर पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जब लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो जाता है उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस मैटर को डिसमिस कर देगा। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन एक्ट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट सूट, ठीक है। सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम दोनों सेपरेट सूट समझे जाएंगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए यानी लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है। काउंटर क्लेम अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड, ठीक है। जब काउंटर क्लेम किया जाता है तब, और सेट ऑफ के केस में जब सेट ऑफ प्लीडेड किया जाता है तब, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट है, अगर हम यूँ कहें कि लिमिटेशन एक्ट किन पर लागू होता है तो सूट पर भी, अपील पर, एप्लीकेशन पर भी, ठीक है। लेकिन कौन सी सेक्शन इन तीनों पर लागू होती है, कौन सी सेक्शन इनमें से किस पर लागू नहीं होती, ये आगे आएगा। फिर उसके बाद इफ़ एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन द पार्टी नेसेसरी हैज़ टू सेटिस्फाई एन एप्रोप्रिएट प्रोविजन फ्रॉम द सेक्शन 4 to 24, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए claim against company which is being wound up by the court when the claimant first send the claim to official liquidator, ये पहले भी आ गया था। set off and counter claim shall be treated as a separate suit, ठीक है। सेक्शन जो 4 है वो ये प्रिंसिपल लैक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया पर है कि कोर्ट कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट को अलाउ नहीं करता है। सेक्शन 4 की लैटिन मैगजिम है। A application by notice of motion in high court is made when application is presented to proper officer of court, ठीक है। नेक्स्ट है whether counter claim by a defendant his pending suit is governed by law of limitation, yes it is governed by law of limitation, ठीक है। कि भाई काउंटर क्लेम भी लॉ ऑफ लिमिटेशन द्वारा गवर्न होता है, यस। Plaint filed the next day after the period of limitation will not be barred by time if the court was closed for half an hour on the last date of limitation। जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं तो सेक्शन 4 क्या कहता है कि जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन का लास्ट डे है और कोर्ट क्लोज है तो कब फाइल किया जाएगा, जब कोर्ट रीओपन होगा। और कोर्ट क्लोज का क्या मतलब है, कोर्ट क्लोज का मतलब है कि ऑर्डिनरी वर्किंग आवर है ना, उनमें कोर्ट क्लोज था,
चाहे वो 1 घंटे के लिए रहा हो, ठीक है। सेक्शन 5 डज नॉट अप्लाई द पिटीशन फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो भी हैं पिटीशंस उन पे लागू नहीं होता है। और सेक्शन 5 सूट पर लागू नहीं होता है। सेक्शन 5 एजुकेशन प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, सूट एंड एजुकेशन प्रोसीडिंग का तो डायरेक्ट बेयर एक्ट में देखोगे तो आंसर मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सेक्शन 5 किस पर लागू नहीं होता है? सूट पर लागू नहीं होता है, एजुकेशन प्रोसीडिंग पर लागू नहीं होता है। अप्लाई किस पर होता है? अपील्स एंड एप्लीकेशन पर लागू होता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ रिले ऑन द ग्राउंड ऑफ सफिशिएंट काज डेल्ट विद सेक्शन 5। जब सेक्शन 5 को हम पढ़ते हैं तो इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ कंडोनेशन डिले लागू होता है, लेकिन ये किस आधार पर उसे बेनिफिट मिल सकता है? उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड हो कि वो आने में इतनी लेट वो क्यों हुआ है, जैसे वो बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में था, उसका कोई एक्सीडेंट हो गया था, नहीं आ सकता था, ठीक है। ए पार्टी हु प्रेज फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट ही हैज़ टू एस्टैब्लिश कि वो ही वॉज विजिलेंट, नो नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, नो लैक ऑफ बोनाफाइड हिज पार्ट, सफिशिएंट काज फॉर डिले हैज़ टू बी शोन। जब सेक्शन 5 का उसे बेनिफिट चाहिए तो इन चीज़ों को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो कोर्ट इन चीज़ों को कंसीडर करेगा और उसे टाइम लिमिटेशन का, कंडोनेशन ऑफ डिले का बेनिफिट दे देगा। सेक्शन 5 इवन एन अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इफ अपीलांट शोज सफिशिएंट काज नॉट परफरिंग अपील विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है। सफिशिएंट काज दिखा देता है तो कोर्ट उसे वो फाइल करने के लिए आदेश कर देगा। डिले इन फाइलिंग सूट कैन नॉट बी कंडोन्ड अंडर लिमिटेशन एक्ट। फिर सेक्शन 6 इज अवेलेबल टू प्लेंटिफ, और क्या किससे रिलेटेड है? सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी से रिलेटेड। माइनर इंक्लूड्स ए चाइल्ड इन वोम। जब हम लीगल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें लीगल डिसेबिलिटी हैं 3, ठीक है। माइनॉरिटी हो सकती है, इंसान पर्सन हो सकता है, आईडीओसी हो सकती है, ठीक है। और जो माइनर पर्सन होता है ना, उसमें द चाइल्ड इन मदर वोम वो भी इंक्लूड होता है। इस सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन इस बात को कहता है। तो सेक्शन 6 में क्या कहता है कि यदि कोई पर्सन लीगल डिसेबल है, यदि माइनर, इंसान और इडियट है, तो वो सूट कब इंस्टीट्यूट कर सकता है? जब भी ये अगर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है और वो सीज हो जाती है तब, ठीक है। अच्छा जी, अब सेक्शन 6 हमें कुछ बातें और बताता है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता है। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी सूट के लिए होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कि भाई इतने दिन तक ये इस लीगल डिसेबिलिटी में था, आगे इसको बढ़ा दिया जाए। अच्छा जी, ये डज नॉट प्रिवेंट रनिंग ऑफ लिमिटेशन बट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। वेयर ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय 2 लीगल डिसेबिलिटी, ठीक है, 1 डिसेबिलिटी फॉलोड बाय अनदर without leaving gap, the suit or application may be filed after both disability cease to exist, ठीक है। उसके बाद cause of action for the suit arise when plaintiff is minor be instituted the suit period of limitation prescribed limitation after he attain majority, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशन एक्ट। पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सूट एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड एक्सटेंडेड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय डिसेबिलिटी, ठीक है। यदि कोई पर्सन मर जाता है और वो डिसेबिलिटी से इफेक्टेड था, जो मरा है वो पर्सन, तो उसके पास मैक्सिमम टाइम कितना होगा? जो बचे हुए लोग हैं उनके पास, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास 3 years। सेक्शन 8 है वो सेक्शन 6 और 7 का प्रोवाइजो है, क्योंकि इसमें बार लगाया है, जो 3 years का है वो इसी से बार लगा है।
सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि यदि एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन हो जाता है तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी इनएबिलिटी, ठीक है, उसको स्टॉप नहीं कर सकती है। सेक्शन 9 स्टिपुलेट्स दैट रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट टू रिकवर डेट where the letter of administration to state of creditor have been granted to the debtor would be suspended while the process of administration continue। ये सेक्शन 9 का एक एक्सेप्शन है कि टाइम अगर स्टार्ट हो गया है तो जनरली टाइम को कोई भी इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी नहीं रोक सकती है, लेकिन एक बार इसके अंदर आता है तो रोका जा सकता है। सेक्शन 10 अप्लाइज टू द फॉर द स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। जो सेक्शन 12 से 15 है वो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जब करते हैं तो सेक्शन ये 12 से लेकर 24 तक कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, ठीक है। और ये एक्सक्लूजन ऑफ टाइम 12 to 15, ठीक है। अच्छा, जब हम सेक्शन 8 को पढ़ते हैं इसमें तो सेक्शन 8 में 2 पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्शन जो 8 है वो प्रीअम्पशन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। हक शुफा के अधिकार पर सेक्शन 8 कहता है कि लागू नहीं होता है। और जो सेक्शन 8 में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दे रखा है ना, वो सेक्शन 6 या सेक्शन 7 की डिसेबिलिटी यदि होगी तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 ईयर्स है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स है प्रीलिमिनरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी एग्जाम में जाओगे तो सेक्शन 10 तक इतना कंप्लीट हो गया है कि इससे बाहर कोई भी प्रीलिमिनरी का क्वेश्चन नहीं आएगा। बेयर एक्ट पढ़ो, उसके साथ ये 1 लाइनर याद कर लो। तो 1 से लेकर 10 तक लिमिटेशन एक्ट फॉर प्रीलिमिनरी इसमें 95% कवर हो गया है। बाय, जय हिंद, जय भारत।